हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन ऑन करें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चैप्टर 11 इशिदा शोया को अब भी सबक नहीं मिला लगता है। कक्षा की घंटी की आवाज जो पीरियड खत्म होने का संकेत देती थी, होजो क्योसुके के लिए दुनिया की सबसे मधुर धुन थी। कितनी भी बार वह आवाज सुनता, वह उसे हमेशा खुशी देती थी। निशिमिया शौको ने अपनी कुर्सी घुमाई और क्योसुके की ओर मुंह किया ताकि वे अपना पाठ शुरू कर सकें। निशिमिया, तो तुम असल में सुन सकती हो, है ना? नाओका उएनो शौको के पास आई और बोली। शौको खुश हुई कि कोई सहपाठी उससे बात कर रहा था, लेकिन उसने पहले क्योसुके की ओर देखा। आखिरकार यह उनका तय किया हुआ अध्ययन का समय था और उसे गपशप में बिताना क्योसुके के प्रति असम्मानजनक लगता। कोई बात नहीं, शौको। अपनी दोस्त से बात कर लो। क्योसुके तो उल्टा खुश था कि शौको दूसरों से घुल मिल रही थी। एक भाषा सीखने के लिए बोलचाल और सुनने का माहौल जरूरी होता है। शौको अब तक इसलिए नहीं बोल पाई थी क्योंकि कोई उससे बात करने या उसे सुनने को तैयार ही नहीं था। हाँ, क्योंकि मैं हियरिंग एड पहनती हूँ, इसलिए मेरी सुनने की क्षमता थोड़ी बेहतर है। हमेशा की तरह शौको ने अपनी नोटबुक में जवाब लिखा। वह सच्ची खुशी महसूस कर रही थी क्योंकि नाओका भी क्योसुके की तरह धीरे और साफ बोलती थी, जिससे उसे समझने में आसानी होती थी। उसे याद आया कि नाओका ने क्लास में भी कई बार उसकी मदद की थी जब वह टीचर की बातें समझ नहीं पाती थी। नाओका कितनी दयालु है, शौको ने सोचा। हियरिंग एड? वो क्या होता है? नाओका ने जिज्ञासा का नाटक किया, हालांकि उसका असली इरादा शौको और क्योसुके के बीच की निकटता में खलल डालना था। लेकिन अब वह सचमुच दिलचस्पी लेने लगी थी। आखिरकार प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए हियरिंग एड कोई आम चीज नहीं थी। यह एक उपकरण है जो बाहर की आवाजों को बढ़ा देता है ताकि मैं उन्हें सुन सकूं। यह लिखकर शौको ने अपने बालों को एक तरफ किया और अपने कान में लगी हियरिंग एड दिखाई। वाह, यह तो बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या मैं देख सकती हूँ? थोड़ा संकोच तो हुआ, पर शौको ने झिझके बिना अपनी दाएं कान की हियरिंग एड उतारकर नाओका को दे दी। वह इतनी जल्दी हिली कि क्योसुके उसे रोक भी नहीं सका। ओह, तो यह ऐसा दिखता है। नाओका, वो क्या है? मुझे दिखाओ। पीछे से एक आवाज आई। वह इशिदा शोया था। कक्षा का पिछला हिस्सा हमेशा उसी और उसके दोस्तों का अड्डा होता था। हर ब्रेक में वे वहां शोर मचाते, खेलते और फर्श को अपनी हरकतों से चमका देते। क्योसुके को यह सब बहुत परेशान करता था, इतनी कि ब्रेक में भी वह चैन से पढ़ नहीं पाता था। कभी कभी वह सोचता था कि क्या वे फर्श को पूरी तरह घिसकर चमका देंगे स्नातक होने से पहले। शोया की आवाज सुनते ही नाओका ने बिना सोचे ही हियरिंग एड उसकी ओर फेंक दी। शौको ने घबराकर अपने हाथ बढ़ाए उसे रोकने के लिए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। छी, यह क्या गंदी चीज है। शोया ने हियरिंग एड पकड़ी, घृणा भरा चेहरा बनाया और उसे खिड़की के बाहर फेंकने के लिए पीछे हटा। क्या तुम वाकई ऐसा करना चाहते हो? इस बार क्योसुके ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और रोक दिया। कक्षा के दूसरी ओर शौको खड़ी थी, आंखों में आंसू भरे हुए। उसे राहत मिली कि चीज फेंकी नहीं गई। तुम हमेशा बीच में क्यों टपक पड़ते हो? शोया का चेहरा तमतमा उठा, उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। बस एक बार अपनी माँ के बारे में सोच लो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? शिमादा, हिरोसे, जरा मदद करो। हाँ हाँ। शिमादा कजुकी ने जवाब तो दिया, लेकिन वह खिड़की की चौखट पर टिके ही रहा। मोटा सा हिरोसे केसुके आगे तो बढ़ा, पर क्योसुके को साफ दिखा कि वह ज्यादा जोर नहीं लगा रहा था। वो हियरिंग एड करीब 2 लाख येन की होती है। फिर भी फेंकना चाहते हो? तो क्या हुआ?
जानते हो तुम्हारी माँ को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने ग्राहकों की सेवा करनी पड़ती है 2 लाख येन कमाने में। क्योसुके ने देखा कि शोया का आत्मविश्वास डगमगा गया है। उसने हल्के से उसका हाथ मरोड़ा, हियरिंग एड छुड़ाई और शौको को लौटा दी। अगर तुम अपनी माँ को खुश नहीं कर सकते तो कम से कम उसके दुख मत बढ़ाओ। क्योसुके ने बच्चों को सबसे नापसंद उपदेश देने वाले लहजे में कहा। तू हरामी। शोया गुस्से से फट पड़ा। शर्म और क्रोध के मिश्रण में उसने क्योसुके पर घूंसा चलाया। आह! शौको और नाओका दोनों चीख उठीं। घबराई शौको बोल भी नहीं पाई, बस क्योसुके के पीछे इशारा करने लगी। उनकी प्रतिक्रिया देखकर क्योसुके ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह बस झुक गया। शोया का घूंसा हवा में गया और वह सीधे डेस्क से टकराकर नीचे गिर पड़ा। यह तो दर्दनाक लगा होगा, आखिर डेस्क लोहे के बने थे। अरे वाह इशिदा, मैंने तुम्हें बेवकूफ़ी करने से रोका, तुम्हारी माँ के पैसे बचाए और तुम मुझे झुककर धन्यवाद दे रहे हो। क्योसुके मुस्कराया, साफ दिख रहा था कि वह मजा ले रहा है। तू हरामी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लगता था कि प्राथमिक बच्चों की गालियों का शब्दकोश सीमित था। वह बस वही शब्द दोहरा रहा था। शोया ने दांत भींचे और फिर से झपटा। क्योसुके तैयार था, इस बार वह सही तरीके से बचाव करेगा। लेकिन तभी शौको अचानक आगे बढ़ी और क्योसुके के सामने खड़ी हो गई, आंखें कसकर बंद कर लीं। उसकी छोटी मुट्ठियां बंधी हुई थी, जैसे वह खुद घूंसा खाने को तैयार हो। क्या प्यारी और मूर्ख बच्ची है, क्योसुके के मन में एक गर्म एहसास उमड़ा। उसने अपने बाएं हाथ से शौको को हल्के से एक ओर किया और दाएं हाथ से शोया की कलाई पकड़कर बल को मोड़ दिया। धड़ाम! शोया फिर जमीन पर गिरा, इस बार पीछे रखे अलमारी से टकरा गया। ऊपर रखी चीजें उस पर गिर पड़ी। चलो अच्छा हुआ, सिर्फ किताबें थीं। फूलदान होता तो और मजा आता। क्योसुके शांत खड़ा था, जबकि हिरोसे शोया को उठाने में मदद कर रहा था। अरे! यहाँ क्या हो रहा है? टेकुची सेंसेई की गूंजती हुई आवाज दरवाजे से आई। वह तेजी से पीछे आया और नजारा देखा। उसकी नजरें क्योसुके पर गईं। इससे पंगा नहीं लेना। फिर शौको पर। विशेष जरूरतों वाली बच्ची, इससे भी नहीं। नाओका पर। अच्छी लड़की। हिरोसे और शिमादा पर। शोया के साथी गुंडे। बिना झिझक टेकुची सेंसेई की नजरें शोया पर टिक गईं। चाहे कुछ भी हुआ हो, मुसीबत खड़ी करने वाले को दोष देना हमेशा सुरक्षित विकल्प था। भले वह निर्दोष ही क्यों न हो, शायद वही दोषी था। इशिदा शोया, अब क्या कर रहे हो तुम? मेरे साथ तुरंत ऑफिस चलो। शोया, जो 2 बार गिर चुका था, हिरोसे के सहारे धीरे धीरे उठा। बाकी सब अभी खुद से पढ़ाई करो। इतना कहकर टेकुची सेंसेई शोया को लेकर कक्षा से बाहर चला गया। चैप्टर 12। तुम अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहते, है ना? क्योसुके, तुम्हें परेशानी देने के लिए माफ करना। निशिमिया शौको ने सिर झुका लिया और अपनी नोटबुक होजो क्योसुके की ओर बढ़ा दी। क्या तुमने हियरिंग एड वापस पहन ली? मदद चाहिए? क्योसुके ने उसके माफी मांगने के जवाब में कुछ कहने से पहले चिंतित होकर पूछा। पहने हुई है, शौको ने आज्ञाकारी ढंग से जवाब दिया। जब मुझसे बात करो तो नोटबुक का इस्तेमाल मत करो। सीधे बोलो। मैं तुम्हें समझने की पूरी कोशिश करूंगा। वह थोड़ा रुका, फिर जोड़ा। और तुम माफी क्यों मांग रही हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। अगर किसी को माफी मांगनी चाहिए तो वो दूसरे लोग हैं। लेकिन ये सब मेरे कारण हुआ। हियरिंग एड तो मेरी ही थी। ऐसा मत कहो, क्योसुके ने शौको की फूली फूली भूरे बालों वाली लटों को हल्के से उलझाते हुए कहा।
सुनने में कठिनाई होने का मतलब ये नहीं कि तुम किसी के लिए बोझ हो और बार बार सॉरी मत कहा करो। लेकिन शायद क्योसुके के स्वर में थोड़ी कठोरता थी, इसलिए शौको की आंखें तुरंत आंसुओं से भर गईं। अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम दूसरों के लिए परेशानी बन रही हो, तो माफी मांगने के बजाय खुद को मजबूत बनाओ। पहला कदम यह है कि तुम मुझसे ठीक से बोलना सीखो। हो, मैं और मेहनत करूंगी क्योसुके। मुझे क्योसुके को निराश नहीं करना है। चलो शौको। क्योसुके के शब्दों में डांट नहीं, बल्कि सच्ची चिंता थी, और उन्हें सुनकर शौको फिर मुस्कुरा उठी। उसने मन ही मन एक नया संकल्प लिया। अगली बार अगर ऐसा कुछ हो, तो मेरे सामने आकर मत खड़ी हो, ठीक है? क्योसुके ने नरम स्वर में कहा। हो, शौको ने खुशी से सिर हिलाया, पर मेज के नीचे उसकी छोटी मुट्ठियां कसकर बंधी हुई थी। लेकिन मैं भी तुम्हें बचाना चाहती हूँ, जैसे तुम मुझे बचाते हो। पास ही नाओका उएनो क्योसुके की बात सुनकर और भी बेचैन हो उठी। जब टेकुची सेंसेई की आवाज पहले कक्षा में गूंजी थी, नाओका का दिल जोर से धड़क उठा था। उसे पता था कि झगड़े की शुरुआत उसी के कारण हुई थी, क्योंकि उसी ने शौको से हियरिंग एड मांगी थी। एक पल के लिए उसने कल्पना की कि उसका दादाजी टीचर के सामने झुककर माफी मांग रहे हैं, और उसके दिल में पछतावा भर गया। उसे अफसोस हुआ कि उसने हियरिंग एड शोया को फेंकी, और साथ ही शोया पर गुस्सा भी आया कि उसने ऐसा किया। ऐसा क्यों हो गया? मैं तो बस क्योसुके के करीब आना चाहती थी, लेकिन अब वो मुझसे इस तरह बात कर रहा है। हालांकि उसे पता था कि गलती उसकी ही थी, फिर भी वह शौको को दोष देने से खुद को रोक नहीं सकी। सब उसकी गलती है। अगर वो नहीं होती, तो मेरा और क्योसुके का समय यूं नहीं बिगड़ता। क्योसुके का ब्रेक टाइम यूं व्यर्थ नहीं जाता, और मैं उससे और बात कर पाती। अब जब उसने क्योसुके को कहते सुना, अगर किसी को माफी मांगनी चाहिए, तो वो दूसरे हैं। नाओका के मन में और भी उथल-पुथल मच गई। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अंततः अपने दिल की बात मानी। उसने एक नोट लिखा और शौको को पकड़ा दिया। माफ करना, निशिमिया। गलती मेरी थी, मैंने ही तुम्हारी हियरिंग एड शोया को फेंकी थी। शौको, जिसने शायद ही कभी किसी से माफी सुनी थी, कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसके हाथ उसके सीने के सामने असहजता से हिलने लगे। वह सहज ही कहना चाहती थी, नहीं, गलती मेरी थी। पर तभी उसे क्योसुके की बातें याद आईं, और अपने सहपाठियों के वे अधीर चेहरे भी, जो उसे बार बार माफी मांगते देखकर थक चुके थे। उसने जल्दी से नोटबुक में लिखा, कोई बात नहीं, नाओका। तुम तो बस जिज्ञासु थी। हियरिंग एड फेंकना तो शोया चाहता था, लेकिन अगर मैंने उसे नहीं फेंका होता, तो यह सब नहीं होता। ठीक है, तुमने जानबूझकर नहीं किया। क्या तुम सच में मुझे दोष नहीं देती, निशिमिया? हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। शौको का चेहरा शांत था, और उसने अपने नोट के आखिर में एक मुस्कुराता चेहरा भी बना दिया। नाओका ने सिर झुका लिया, उसके मन में भावनाओं का बवंडर चल रहा था। अगर शौको ने उस पर गुस्सा किया होता या हमेशा की तरह बार बार माफी मांगी होती, तो नाओका को उसे नापसंद करने में कोई अपराध बोध महसूस नहीं होता। लेकिन अब शौको की उस कोमल और सब कुछ माफ कर देने वाली दया को महसूस कर नाओका ने मन ही मन सोचा। अब समझ में आया कि लड़कों को शांत और दयनीय सी लड़कियां क्यों पसंद आती हैं। हालांकि उसने ये विचार अपने तक ही रखे और क्योसुके की ओर मुड़ी। माफ करना, क्योसुके। मेरी वजह से ही शोया ने तुम्हें मारने की कोशिश की। हाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं। शोया ने मुझे छुआ तक नहीं। उल्टा, मुझे उसे सबक सिखाने का मौका देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। यह सुनकर नाओका के दिल से बोझ उतर गया और वह हंस पड़ी। अब से क्या मैं भी निशिमिया को बोलना सिखाने में मदद कर सकती हूँ? क्योसुके थोड़ा चौंका।
वह जानता था कि किसी कारणवश नाओका को शौको पसंद नहीं थी। तो अब अचानक यह बदलाव क्यों? पर कारण जो भी हो, अगर एक और व्यक्ति शामिल होता है तो यह निश्चित रूप से अच्छी बात थी। बिल्कुल, यह तो बहुत अच्छा होगा। क्या कहती हो, शौको? यह तो बहुत बढ़िया है। धन्यवाद, नाओका। शौको ने हाथ जोड़ लिए। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। पर खुशी के मारे उसकी बातें फिर से अस्पष्ट हो गईं। यह महसूस करते ही उसने झट से सिर झुकाया और नोटबुक उठाई। लिखने की जरूरत नहीं, निशिमिया। अब से मैं भी क्योसुके की तरह तुम्हें समझने की कोशिश करूंगी। हाँ, यही तो सबसे अच्छा हल है, नाओका ने सोचा। अगर मैं इन दोनों को हर ब्रेक में साथ रहने से रोक नहीं सकती, तो क्यों न मैं ही शामिल हो जाऊं। अपने सारे नकारात्मक विचार पीछे छोड़ नाओका अपनी इस उत्तम योजना से खुश हो गई। आखिरकार मेरा और क्योसुके का रूटीन अब नहीं बिगड़ेगा। बस एक ही कमी है, बीच में निशिमिया अब भी रहेगी। खैर, इसे मैं नेक काम मान लेती हूँ। उसने मुस्कुराती शौको की ओर देखा और मन ही मन आ भरी। इसी बीच शिक्षक के दफ्तर में इशिदा शोया, तुम्हारे साथ क्या चल रहा है? टेकुची सेंसेई अपनी कुर्सी पर बैठे थे और सामने सिर झुकाए शोया खड़ा था। कुछ नहीं। कुछ नहीं का क्या मतलब? फिर तुम झगड़ क्यों रहे थे? मैंने किसी को मारा नहीं। शोया के मन में तुरंत वो 2 बार की असफल कोशिशें घूम गईं, जब उसने क्योसुके को घूंसा मारने की कोशिश की थी और खुद चोट खा ली थी। वह बोला, मैं खुद गिरा था। तो मतलब तुम ही गिरे? यह सुनते ही शोया को अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस होने लगा। पहले तो उसे कुछ नहीं लगा था, लेकिन अब दर्द असहनीय हो गया था। काश उसने पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दिया होता तो जानता कि यह एड्रेनलिन उतरने का असर था। मैंने किसी को नहीं मारा, सेंसेई। तो फिर तुम जमीन पर कैसे गिरे और अलमारी क्यों गिर गई? मैं बस फिसल गया। इतनी हल्के में क्यों ले रहे हो बात को? मैं सच बोल रहा हूं। ठीक है, मैं तुम्हारी माँ को कल स्कूल बुला लूंगा। अब तक बेपरवाह खड़ा शोया घबरा गया। उसे याद आया, क्योसुके ने कहा था, कम से कम अपनी माँ के लिए बोझ मत बनो। ये मेरा मामला है। मेरी माँ को क्यों बुला रहे हैं? उसने सिर उठाया, उसकी गर्दन तन गई। अगर तुम मुझसे ठीक से बात नहीं कर सकते, तो मैं तुम्हारी माँ से बात करूंगा। मैं सच कह रहा हूं, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं खुद गिरा। तो फिर क्योसुके और निशिमिया तुम्हारे पास क्यों खड़े थे? क्योंकि लगता है फिर भी तुम्हारी माँ को बुलाना पड़ेगा। क्योंकि मैं होजो को मारना चाहता था, लेकिन वो झुक गया और मैं अलमारी में जा गिरा। यह कहते ही शोया को गहरी शर्म महसूस हुई। शुक्र था कि अभी क्लास चल रही थी और दफ्तर में सिर्फ वही और टेकुची सेंसेई थे, वरना तो ज्यादा अपमान होता। क्योसुके का नाम सुनकर टेकुची सेंसेई कुछ पल चुप रहे। उनके मन में शोया के लिए सहानुभूति की लहर उठी। तुमने उसी को क्यों छेड़ा? तो तुमने होजो को मारने की कोशिश क्यों की? क्योंकि मैं निशिमिया की हियरिंग एड खिड़की से फेंकना चाहता था और उसने मुझे रोक दिया। अब शोया ने सब कुछ मान लिया था। इस वक्त उसका एक ही लक्ष्य था, माँ को स्कूल बुलाने से बचाना। टेकुची सेंसेई ने माथे पर हाथ रखा। तुम बेवकूफ हो क्या? फिर से निशिमिया को परेशान कर रहे हो। कल ही प्रिंसिपल ने सभी 6ठी कक्षा के शिक्षकों को बुलाया था, यह तय करने के लिए कि निशिमिया को किस क्लास में रखा जाए। बाकी सब शिक्षकों ने मना कर दिया और टेकुची सेंसेई पर जिम्मेदारी आ गई। उन्हें तो बस उम्मीद थी कि कोरस प्रतियोगिता में उनकी क्लास सबसे आखिरी न आए। उन्हें और कोई झंझट नहीं चाहिए थी। कौन जानता था कि शोया, जो अब तक बस थोड़ा शरारती था, निशिमिया के मामले में पूरा उपद्रवी बन जाएगा।
और उससे भी बुरा, उसने क्योसुके को छेड़ दिया, जो और भी खतरनाक था। सिर्फ 2 दिन में दोनों 2 बार भिड़ चुके थे, और वजह हमेशा निशिमिया थी। यह सोचकर टेकुची सेंसेई ने शोया को गौर से देखा। लड़का अपना हाथ पकड़े दर्द से कराह रहा था, और उसके शरीर पर चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। कम से कम वह क्योसुके से हार गया, यही राहत की बात है। क्या तुम पहले नर्स के पास जाना चाहोगे? शोया की हालत देखकर शिक्षक ने अनचाहे ही आह भरी। नहीं, टेकुची सेंसेई। तो क्या अब आप मेरी माँ को नहीं बुलाएंगे? हाय, शोया जी। उनके स्वर में गंभीरता आ गई थी, जिससे शोया घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि अब डांट पड़ेगी या मुक्ति मिलेगी। तुम अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहते, है ना? नहीं। माँ का जिक्र सुनते ही शोया ने सिर झुका लिया। वह फिर से उसके लिए मुसीबत बन गया था। तो निशिमिया को सताना बंद करो, और क्योसुके को उकसाना भी नहीं। यही मेरी सलाह है। हूँ। निशिमिया को परेशान न करने की बात समझ में आती है, लेकिन क्योसुके को क्यों न छेड़ूं? शोया ने मन में सोचा, पर जल्दी से सिर हिला दिया। ठीक है, मैं निशिमिया को अब नहीं सताऊंगा। तुम छोड़ो, खुद का ख्याल रखना। टेकुची सेंसेई को महसूस हुआ कि शोया के मन में अभी भी क्योसुके के प्रति नाराजगी बाकी थी। वह और कुछ कहना चाहते थे, पर चुप रह गए। मैं अचानक इतना जिम्मेदार शिक्षक क्यों बन गया हूँ? चैप्टर 13, छठी कक्षा का रणक्षेत्र। इशिदा शोया ने कक्षा का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। जैसे ही उसने दहलीज पार की, सहपाठियों की धीमी धीमी बातें अचानक थम गईं। सभी निगाहें एक साथ उसी पर टिक गईं। कुछ पल पहले तक उसके शरीर में हर जगह दर्द था, लेकिन अब जब सबकी निगाहें उस पर थीं, वह दर्द जैसे गायब हो गया। उसकी जगह एक अजीब सी बेचैनी ने ले ली, जैसे सैकड़ों चींटियां उसकी त्वचा पर रेंग रही हों, उसे भीतर तक खींच और झुंझलाहट से भरते हुए। आंख के कोने से उसने पीछे की पंक्ति की ओर देखा, और वहीं वह जम गया। उएनो नाओका, वही लड़की जो हमेशा निशिमिया शौको से नफरत करती थी, अब होजो क्योसुके और शौको के साथ बैठी हंस रही थी। क्या उएनो, तुम तो उसे पसंद नहीं करती थी। इतनी जल्दी तुम्हारा दिल कैसे बदल गया? शोया को यह किसी भी तरह स्वीकार नहीं था। उसने जो कुछ किया था, वो सब, चाहे थोड़ा ही सही, उएनो की तरफदारी में किया था। वह तो बस उसके लिए न्याय कर रहा था। और अब वही उएनो इतनी आसानी से उसका साथ छोड़ गई। उसने सिर झुका लिया और जल्दी जल्दी अपनी सीट की ओर बढ़ गया। जैसे ही बैठा, उसने बाहों में चेहरा छिपा लिया। आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पहले उएनो जो पास बैठती थी, उसके हल्के हल्के सिसकियों को सुनकर पूछती, क्या हुआ? लेकिन अब वह बहुत व्यस्त थी शौको को सिखाने में। मैंने कहा था, ये का है, का नहीं। अब उएनो और क्योसुके ने काम बांट लिया था। क्योसुके मॉन्स्टर की बॉलेड, मॉन्स्टर्स बैलेड से ऐसे वाक्य चुनता था जिनमें वे ध्वनियां हों जिन्हें वह पहले शौको को सिखा चुका था, और उएनो उसे गाना सिखाती थी। यह तरीका याद करने में भी मददगार था। और क्योसुके ने सुना था कि उएनो अक्सर संगीत की कक्षा में बड़बड़ाती थी कि निशिमिया की वजह से हमारा कोरस बिगड़ जाएगा। तो उसने सोचा, अगर उसे इतनी परवाह है, तो क्यों न वही शौको को सिंगिंग सिखाए? इससे शायद उसका गुस्सा भी कम होगा, और शौको को कक्षा में घुलने मिलने में आसानी होगी। वैसे भी क्योसुके खुद गाने में बिल्कुल बेकार था। असल में वह पूरा बेसुरा था। वह हमेशा कोरस में ऐसे छिपा रहता था कि कोई यह न जान पाए कि वह गा नहीं सकता। ठीक वैसे ही जैसे निशिमिया शौको
हम निशिमिया भी मेरी तरह हो सकती है। उसने मन ही मन सोचा। अगर वह बस होंठ हिलाए और आवाज न निकाले तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वह नहीं गा सकती। पर फिर मुस्कराया। नहीं, उसे वैसी नहीं बनना चाहिए। उसकी मासूमियत बनी रहनी चाहिए। अब जब वह दो शिक्षकों के बीच बैठी थी, शौको अब वैसी नहीं रही जो हर बात पर बार बार सॉरी कहती थी। अब वह हल्की सी शर्मीली मुस्कान के साथ उएनो के पीछे पीछे गीत के बोल दोहराती थी। ठीक है, क्लास शुरू हो रही है। हमेशा की तरह देर से आते हुए टेकुची सेंसेई ने अपनी सुस्त दिनचर्या जारी रखी। क्योसुके ने तुरंत अपने सामान्य अध्ययन की शुरुआत नहीं की। उसने शोया की ओर देखा, जो अब भी झुका हुआ था। यह लड़का वाकई हार मानना नहीं जानता। मैंने पिछली बार उसे सबक सिखा दिया था, फिर भी यह फिर सिर उठा रहा है। ऐसे बच्चे सबसे खतरनाक होते हैं। कभी नहीं पता कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या इसे भी उसी तरह संभालना पड़ेगा जैसे उस मोटे बच्चे को पहले संभाला था? मानो किसी ठंडे झोंके ने छू लिया हो। शोया हल्के से कांप उठा। रहने दो। अभी तक उसने निशिमिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। मैं नजर रखूंगा। जब तक मैं देख रहा हूं, वह कुछ भी गड़बड़ नहीं कर पाएगा। क्योसुके ने सिर झटका और अपनी वर्कबुक खोल ली। भले ही उसने पिछली जिंदगी में विश्वविद्यालय तक पढ़ाई की थी, वह प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय के प्रवेश प्रक्रिया को हल्के में नहीं लेता था। इस दुनिया में प्रतिभावान बच्चों की कोई कमी नहीं थी। उसे याद आया कि उसने एक बार एक वीडियो देखा था जिसमें 13 साल का बच्चा वह करतब कर रहा था जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसी पल उसे एहसास हुआ, प्राकृतिक प्रतिभा आम लोगों के लिए दीवार की तरह होती है। हिगाशी मिडिल स्कूल, जिसे होजो मिकिको ने चुना था, हर साल सिर्फ 300 छात्रों को प्रवेश देता था। बाकी स्कूलों के विपरीत वहां कोई छिपे हुए नियम नहीं थे। न अमीरी का प्रभाव, न रुतबे का, बस काबिलियत, सीधा और निर्दयी चयन। क्योसुके को यकीन था कि वह वहां पहुंच जाएगा, लेकिन अगर वह उच्च रैंक लाया तो आगे का जीवन और आसान हो जाएगा। इस यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो प्रेप फैक्ट्री में पढ़ाई ही सब कुछ थी। वह मेहनत से सवाल हल करने लगा। भले ही पिछली जिंदगी का ज्ञान अब कुछ धुंधला था, पर उत्तर देखकर उसे दोबारा याद करना आसान था। इस बीच शौको, जो आगे की बेंच पर बैठी थी, धीरे से शोया की ओर देख रही थी। वह अब भी झुका हुआ था। उसकी सिसकियां टेबल में गुम हो रही थी। शौको ने अपनी छोटी मुट्ठियां सीने के पास कस ली। उसके मन में कोई गहरी सोच चल रही थी। दोपहर, जिम क्लास। क्योसुके। जैसे ही क्योसुके जिम्नेजियम में पहुंचा, एक तेज आवाज गूंजी और सबका ध्यान उसकी ओर गया। अरे, ये पागल भी आ गई। उसने आह भरी। क्या हुआ? तुम्हें अपनी क्लास में नहीं होना चाहिए? उसने मुड़कर देखा। पोनीटेल हिलाती यामाउची सकुरा उसकी ओर दौड़ी चली आ रही थी। कोई बात नहीं, क्लास अभी शुरू नहीं हुई है। बहुत तेज दौड़ने के कारण वह खुद को संभालने के लिए क्योसुके का हाथ पकड़ बैठी। तभी उसने उसके पीछे खड़ी छोटी लड़की को देखा। क्योसुके, ये तुम्हारी नई दोस्त है। मैंने तो इसे पहले नहीं देखा। ओह, जैसे तुम मेरे सारे दोस्तों को जानती हो। बिल्कुल जानती हूं, क्योंकि तुम्हारा एक ही दोस्त है, मैं। क्योसुके कुछ पल के लिए चुप रह गया। वह गलत भी नहीं थी। यह निशिमिया शौको है। कल ही हमारी क्लास में आई है। अपना नाम सुनते ही शौको धीरे से आगे आई। नमस्ते, मैं
निशिमिया, शौको हूं। क्योंकि यह जिम क्लास थी। उसके पास नोटबुक नहीं थी, तो उसने हर शब्द ध्यान से बोला, ठीक वैसे जैसे क्योसुके ने सिखाया था। थोड़ा अटपटा लग रहा था, पर समझ आने लायक था। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं यामाउची सकुरा हूं, इस लड़के की बचपन की दोस्त। अगर तुम क्योसुके की दोस्त हो, तो तुम मेरी भी दोस्त हो। शौको के बोलने का तरीका थोड़ा असामान्य था, पर सकुरा ने जल्दी ही मुस्कुराहट वापस पा ली। वाह, बचपन की दोस्त। जैसे उम्मीद थी, क्योसुके-कुन की दोस्त भी अच्छी निकली। शौको के दिल में एक हल्की गर्मी सी फैल गई। मुझे सुनने में परेशानी है, इसलिए बोलने में दिक्कत होती है। सकुरा ने कुछ नहीं पूछा था, फिर भी शौको ने खुद समझा दिया। ओह, समझ गई। लेकिन क्या तुमने मेरी बात सुनी? ज्यादातर। क्लास से नीचे आते समय क्योसुके-कुन ने कहा था कि एक लड़की, यामाउची सकुरा, उसे ढूंढने आएगी। उसने ये भी कहा था कि हम अच्छी दोस्त बन सकते हैं। हाँ, ऐसा तो वो कभी नहीं कहेगा। उसने जरूर कहा होगा, एक शोर मचाने वाली लड़की आएगी, थोड़ा सह लेना। शौको खिलखिला उठी। उसकी बड़ी भूरी आंखें चांद के टुकड़ों जैसी मुस्कराईं। बिल्कुल वही कहा था। तुम दोनों कितने घनिष्ठ लगते हो। बिल्कुल, मैं उसे किसी से बेहतर जानती हूं। हम बचपन से साथ हैं। ठीक है, क्लास शुरू होने वाली है। तुम दोनों अब वापस जाओ। क्या बात है? अपनी बचपन की दोस्त को छोड़कर नई दोस्त के साथ जा रहे हो? कितना दुखद। क्योसुके के चेहरे पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन शौको घबरा गई और हाथ हिलाने लगी। हाँ, मजाक कर रही हूं। क्योसुके, हमारे क्लास में आना चाहोगे? क्या तुम बेवकूफ हो? वो कैसे मुमकिन है? ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। हाँ। क्योसुके जानता था कि उसका मतलब ग्रुप एक्टिविटी के बाद के खाली समय से था। फिर मिलते हैं, शौको-चान। हो। शौको ने खुशी से सिर हिलाया। क्योसुके बहुत अच्छा था, लेकिन वह अपने उम्र की दूसरी लड़कियों के साथ समय बिताने के लिए भी उत्साहित थी। चैप्टर 14 इशिदा शोया, अब तू गया काम से। सबसे पहले टेकुची सेंसेई ने हमेशा की तरह सबको वार्म अप करवाया। फिर दिन की गतिविधि की घोषणा की। हाँ, वह शारीरिक शिक्षा के शिक्षक भी थे। आज की एक्टिविटी थी वॉल्टिंग बॉक्स, जिसे बच्चे घोड़े पर कूदना भी कहते थे। जिम के एक कोने में लगा व्हाइट बोर्ड उनका ब्लैक बोर्ड था। उन्होंने उस पर आज की गतिविधियों का क्रम बनाकर समझाया। पहले बच्चे झुके हुए साथी के ऊपर से कूदेंगे। फिर दो साथियों के ऊपर से जो एक साथ खड़े होंगे। धीरे धीरे दूरी और संख्या दोनों बढ़ती जाएंगी। अंत में सब एक पंक्ति में लगेंगे। पहला बच्चा बाकी सबके ऊपर से कूदेगा, फिर खुद झुककर पंक्ति के अंत में आ जाएगा। इस तरह खेल लगातार चलता रहेगा। इसके बाद लकड़ी के बॉक्सों पर छलांगे लगाना शुरू होगा। जब टेकुची ने समझाना खत्म किया, तो उनकी नजर निशिमिया शौको पर ठिठक गई और उनके माथे पर शिकन उभर आई। उन्हें खास तौर पर चेतावनी दी गई थी, निशिमिया को ज्यादा शारीरिक मेहनत वाले खेलों में भाग नहीं लेना चाहिए, वरना उसकी सुनने की शक्ति और खराब हो सकती है। शौको तो बेहद उत्साहित थी। उसे उम्मीद थी कि आज वह क्योसुके के साथ जंपिंग हॉर्स खेलेगी। पर जब उसने देखा कि टेकुची सेंसेई उसे घूर रही हैं, तो उसे अपनी सीमाएं याद आ गईं। उसका चेहरा उदासी से झुक गया। टेकुची की खामोशी से सबका ध्यान उधर गया।
और सबने भी शौको की ओर देखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे फुसफुसाहटें उठने लगी। निशिमिया, जब बाकी बच्चे कूदने का अभ्यास करेंगे, तुम। टेकुची उसे अलग बैठने को कहने ही वाले थे कि सेंसेई, मैं निशिमिया को क्लास 1 के साथ बेसबॉल खेलने ले जाता हूं। क्योसुके ने हाथ उठाकर बीच में बोल दिया। ठीक है, पर ध्यान रखना कि उसे कोई चोट न लगे। टेकुची ने राहत की सांस ली। कम से कम अब किसी को जिम्मेदारी मिल गई थी। चलो, शौको। क्योसुके ने मुस्कराकर हाथ हिलाया। हो। शौको ने खुशी से सिर हिलाया। उसकी आंखें चमक उठीं। उसे लगा था जैसे हमेशा होता था, वह फिर अकेली किनारे बैठी रहेगी और दूसरों को खेलते देखती रहेगी। लेकिन आज क्योसुके ने उसे अपने साथ शामिल कर लिया। कक्षा छोड़कर किसी और क्लास के साथ जाना आमतौर पर बहुत खराब माना जाता था। बच्चे ऐसे लोगों से दूरी बना लेते थे, लेकिन क्योसुके को इसकी परवाह नहीं थी। वह पहले से ही अपनी क्लास में थोड़ा अलग थलग था, और क्लास 1 में तो यामाउची सकुरा थी। वह तो सबकी प्यारी मास्कॉट जैसी थी। उसके कहने पर कोई मना नहीं करता था। सकुरा, हम खेलने आए हैं, क्योसुके ने मुस्कराकर कहा। जब वे दोनों क्लास 1 के क्षेत्र में पहुंचे, क्लास 2 की तरह व्यवस्थित पंक्तियां यहां नहीं थीं। यहां तो पूरा जिम जैसे गूंज रहा था। हर तरफ बच्चे गेंदें उछाल रहे थे। कोई नियम नहीं, बस मस्ती। सकुरा ताकिमोतो क्योको और कुछ लड़कियों के साथ गेंद आगे पीछे फेंक रही थी। अरे शौको, क्योसुके, तुम लोग इतनी जल्दी यहां कैसे? सकुरा ने मुस्कराकर पूछा। हमारी क्लास जंपिंग हॉर्स कर रही है। शौको को वो नहीं करना चाहिए, तो मैंने सोचा इसे तुम्हारे साथ खेलने दे दूं। बहुत बढ़िया। शौको, हमारे साथ खेलो। सकुरा ने तुरंत उसे बाकी दोस्तों से मिलवाया। जैसा क्योसुके ने सोचा था, सकुरा की दोस्तें भी बहुत मिलनसार निकलीं। शौको उनके बीच जल्दी ही सहज महसूस करने लगी। सकुरा की ऊर्जा ने उसे मोहित कर लिया। यह लड़की तो जैसे सूरज है, शौको ने मन ही मन सोचा। क्योसुके, तुम नहीं खेलोगे? सकुरा ने पूछा। नहीं, आज बस आराम करूंगा। पूरे दिन पढ़ाई और सिखाने के बाद थक गया हूं। तुम शौको का ध्यान रखना। उफ, कितना आलसी है तू। जिम क्लास तो एक्सरसाइज के लिए होती है। ठीक है, कल दौड़ में 500 मीटर बढ़ा देंगे। रुको, मैं मजाक कर रही थी, क्योसुके सामा। क्या तुम्हें झपकी में पंखा झलूं? सकुरा ने ठिठोली की। क्योसुके बस हाथ हिलाकर चलता बना। वह जिम के किनारे पड़े मैट्स के ढेर पर जाकर लेट गया। आज बहुत थकान थी। स्कूल, फिर निशिमिया को सिखाना। सबने ऊर्जा खींच ली थी। उसकी वयस्क आत्मा अब बस थोड़ी देर नींद चाहती थी। सपने में, तुम्हारा नाम क्या है? कोई आवाज उसे पुकार रही थी। धुंध के बीच वह कुछ देखने की कोशिश करने लगा। तुम्हारा नाम है। लेकिन तभी एक जोरदार आवाज ने सपने को चकनाचूर कर दिया। वह झटके से उठा, चिढ़ा हुआ। चारों ओर देखा। जिम में अफरा-तफरी मची थी। भीड़ के बीच निशिमिया शौको जमीन पर गिरी थी। सकुरा ने इशिदा शोया की कॉलर पकड़ रखी थी, और ताकिमोतो क्योको क्रोध से भरी खड़ी थी। वहीं उएनो नाओका बेतहाशा शोया का हाथ पकड़े हुए थी, ताकि वह वार न करे। क्योसुके ने बिना सोचे समझे छलांग लगाई। मैट्स छोड़कर वहां भागा। सकुरा, हुआ क्या? उसने सकुरा को पीछे खींचकर अपने पीछे कर लिया। जब फ्री प्ले शुरू हुआ,
शौको किसी से मिलने गई थी। थोड़ी देर बाद आवाज आई। मैंने देखा, यह लड़का उसे धक्का दे रहा था और मारने जा रहा था। सकुरा का गुस्सा छलक रहा था। क्योसुके तुरंत शौको के पास गया। सकुरा ने भी उसे उठाया, उसके कपड़ों से धूल झाड़ी। शौको, ठीक हो? लगी तो नहीं? धक्का खाने के बावजूद शौको ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाया। मैं ठीक हूं। धन्यवाद, सकुरा। क्योसुके ने उसके इशारों का अर्थ सकुरा को बताया। शौको, क्या हुआ? शौको ने सिर झुका लिया। होठों को काटते हुए बोली नहीं। वह झूठ नहीं बोलना चाहती थी, पर अगर सब कुछ बता देती तो क्योसुके को फिर मुसीबत झेलनी पड़ती। मैं ठीक हूं, क्योसुके-कुन। चलो बेसबॉल खेलते हैं। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। क्योसुके ने समझ लिया, वह कुछ छिपा रही है। वह उएनो की ओर मुड़ा, जो अब भी शोया को पकड़े थी। उएनो? उएनो ने झल्लाकर उसका हाथ छोड़ दिया। शौको उसके पास गई थी। कुछ इशारे किए और एक कागज दिया। बस, इसके बाद इसने उसे धक्का दे दिया। क्योसुके ने चारों ओर देखा। ना टेकुची थे, ना सकुरा की क्लास टीचर। जिम बच्चों से भरा था। तभी उसकी नजर जमीन पर गिरे। उस छोटे से कागज पर पड़ी। वह साफ फर्श पर अकेला चमक रहा था। उसने उसे उठाया। उस पर लिखा था, मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूं। क्योसुके ने शौको की ओर देखा, जो अब भी सिर झुकाए खड़ी थी। शौको, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें और परेशानी हो। मैंने सोचा, अगर मैं इशिदा की दोस्त बन जाऊं तो सब मिलजुल कर रहेंगे। उसने बुदबुदाते हुए कहा, फिर जोर से दोहराया ताकि वह सुन सके। झूठ बोल रही है। इशिदा चिल्लाया, चेहरा लाल। अगर कुछ कहना है तो सीधा कह। शौको डरकर एक कदम पीछे हट गई। क्योसुके ने गहरी सांस ली। तुम वाकई बेवकूफ हो। दोस्ती जबरदस्ती नहीं की जाती। बस मेरे साथ ठीक से सीखो, वही मेरे लिए काफी है। उसने स्नेह से उसके बालों को सहलाया। वह जानता था, यह लड़की अपनी अनाड़ी कोशिशों से सिर्फ उसका आभार जताना चाहती थी। वाकई प्यारी है, उसने सोचा। तो फिर, इशिदा, चल झगड़ा निपटा लेते हैं। तू तो मुझे मारना ही चाहता था, है ना? हाँ, तू खुद कह रहा है। बहुत दिनों से तेरे जैसे अकड़ू को सबक सिखाना चाहता था। इशिदा गुर्राया और मुक्का उठाकर झपटा। शौको बीच में आने की कोशिश करने लगी, पर सकुरा ने उसे पकड़ लिया। चिंता मत कर। अगर इसके दो भी होते तो भी क्योसुके अकेले काफी है। सकुरा की आंखें उत्साह से चमक रही थी। और सचमुच, क्योसुके का शरीर तो बच्चे जैसा था, पर उसका दिमाग और संतुलन एक वयस्क का। इशिदा जैसे ही पास आया, क्योसुके ने एक पल भी नहीं गवाया। उसका पैर उठा और सीधे इशिदा के पेट में दे मारा। ओह! इशिदा कुछ फीट पीछे जा गिरा। पेट पकड़कर जमीन पर तड़पने लगा। अगर आसपास इतने बच्चे न होते तो शायद क्योसुके उसे और भी सबक सिखाता, पर उसने बस वहीं रुक जाना ठीक समझा। पूरा जिम सन्नाटे में डूब गया। छठी कक्षा के बच्चों के लिए यह दृश्य बहुत वास्तविक था। वाह, इशिदा कितना बेकार निकला। हिरोसे केसुके ने हंसते हुए कहा। कहीं एम्बुलेंस बुलाए क्या? शिमाडा काजुकी ने जोड़ा। तुम दोनों उसके दोस्त नहीं हो। मदद करने के बजाय मजाक उड़ा रहे हो। उएनो गुस्से से चिल्लाई। हिरोसे और शिमाडा चुप रहे। तो उएनो ने दांत भींचे
और खुद ही इशिदा को उठाने झुकी। हट जा, तू भी उन्हीं जैसी है। तू भी निशिमिया से नफरत करती है ना? इशिदा ने उसे धक्का देकर चिल्लाया। क्या बकवास कर रहे हो? उएनो ने चौंक कर कहा। सच नहीं है क्या? कल जब निशिमिया जोर से पढ़ रही थी, तू चिढ़ रही थी, इसलिए मैंने तेरे लिए उसे सबक सिखाया। क्या? ऐसा कुछ नहीं था। और कवाई, मिकी और बाकी, वो सब भी निशिमिया से नफरत करते हैं। कहते हैं कि वो मसलहेड है और माहौल नहीं समझती। पर सामने से सब बनावटी मुस्कराते हैं। सब घटिया हैं तुम लोग। शिमाडा, हिरोसे, हमने कल स्कूल के बाद निशिमिया को तंग करने की बात नहीं की थी क्या? भीड़ एकदम खामोश हो गई। सबकी नजरें अब उन नाम लिए बच्चों पर टिक गईं। कितना बुरा! मैं तो कभी ऐसा नहीं करूंगी। कवाई मिकी ने चश्मा उतारते हुए नाटकीय ढंग से रोना शुरू कर दिया। अरे इशिदा, झूठ मत बोल। मैं तो कल ट्यूशन गया था। शिमाडा बोला। हाँ, सब गढ़ रहा है ये। हिरोसे ने भी साथ दिया। उएनो जमीन पर बैठी रह गई, स्तब्ध। कवाई के अभिनय ने सबको विश्वास दिला दिया कि गलती पूरी तरह इशिदा की है। अब सबकी निगाहें फिर उसी पर टिक गईं। तुम लोग! इशिदा चीखा, पर उसकी आवाज बेबस लग रही थी। और तभी, यहां क्या हो रहा है? टेकुची सेंसेई आखिरकार प्रकट हुए। चेहरे पर वही भाव था मानो सोच रहे हों। काश मीटिंग में ही रुका रहता। चैप्टर 15। हटो जरा, तुम कोई प्यारी सी बच्ची नहीं हो। ऑफिस में टेक्योची अपनी कुर्सी पर बैठे थे। सामने बैठे थे होजो क्योसुके, इशिदा शोया और निशिमिया शोको। कुछ देर पहले वहां और भी लोग थे, यामाउची सकुरा और उएनो नाओका। लेकिन घटना का विवरण लेने के बाद टेक्योची ने उन्हें वापस कक्षा में भेज दिया था। कमरे में सन्नाटा था। सब बस माता पिता के आने का इंतजार कर रहे थे। क्योंकि मामला हाथापाई का था, टेक्योची ने तीनों छात्रों के अभिभावकों को बुलाया था। सबसे पहले पहुंची होजो क्योसुके की मां, होजो मिकिको। तीनों माताओं में वही एक गृहिणी थी, इसलिए फोन मिलते ही तुरंत स्कूल आ गईं। क्योसुके, तुम ठीक तो हो ना? मिकिको ऑफिस में घुसते ही बेटे को कसकर गले लगाती हैं और सिर से पैर तक उसे परखती हैं। टेक्योची ने फोन पर ज्यादा कुछ नहीं बताया था, बस इतना कि क्योसुके किसी झगड़े में शामिल था। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। होजो-सान, होजोकुन को कोई चोट नहीं लगी है, टेक्योची ने जल्दी से कहा, यह देखकर कि मिकिको बेहद चिंतित थी। तो फिर मेरे बेटे को किसने मारा? टेक्योची की बात अनसुनी करते हुए मिकिको ने बेटे को आगे पीछे घुमाया। पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही वह सीधी हुई। उनकी नजर कमरे में घूमी, पहले एक प्यारी सी लड़की पर ठहरी, जो इतनी मासूम लग रही थी कि उस पर शक करना नामुमकिन था। फिर उनकी निगाह एक नुकीले बालों वाले लड़के पर पड़ी। उसकी आंखें तिरछी और उसके जिम यूनिफॉर्म पर जूते का निशान साफ दिखाई दे रहा था। तो यही है जिसने मेरे बेटे को मारा, मिकिको ने मन ही मन सोचा, शोया को घूरते हुए। होजो-सान, कृपया शांत हो जाइए। बाकी अभिभावक आने दें, फिर बात करेंगे। कृपया बैठ जाइए। नहीं, मैं खड़ी रहूंगी। मिकिको का लहजा सख्त था और उन्होंने अपनी नाराजगी छिपाई नहीं। होमरूम टीचर होने के नाते टेक्योची पर भी कुछ जिम्मेदारी आती थी। उनकी तेज आवाज सुनकर टेक्योची के माथे पर पसीना आ गया। उन्हें पिछली बार पुलिस स्टेशन वाली घटना याद थी। मिकिको उस समय भी अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर आग बबूला हो गई थी। उसी दौरान निशिमिया शोको, जो अब तक चुपचाप सिर झुकाए खड़ी थी, ने झिझकते हुए ऊपर देखा। तो ये हैं क्योसुके-कुन की माँ। कितनी खूबसूरत हैं और बिल्कुल उन्हीं की तरह दयालु भी लगती हैं।
मिकिको ने उसकी निगाह महसूस की और नीचे देखा। ओह नहीं, उन्होंने देख लिया कि मैं उन्हें देख रही हूं। शोको के कंधे झटके, उसके फूले हुए छोटे बाल हिले और आंखें गोल हो गईं, बिल्कुल हिरनी जैसी। मिकिको उसकी मासूम प्रतिक्रिया देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उनकी गर्म मुस्कान देखकर शोको का तनाव धीरे धीरे मिट गया। बिना बोले ही उन्हें लगा कि वो इस महिला से आसानी से बात कर सकती है। शोको की आंखें भी मुस्कान में ढल गईं। सच में, माँ की टाइमिंग कभी सही नहीं होती, क्योसुके ने सोचा, अपनी माँ को देखता हुआ। वो हमेशा सकुरा के साथ भी ऐसे ही घुल मिल जाती थी, मानो वो उनकी सहेली हो। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला और अंदर आई एक सुनहरे बालों वाली महिला, काले जड़ों के साथ, बिल्कुल सैलून मालिक के लुक में। क्योसुके ने तुरंत पहचान लिया, यही होंगी इशिदा शोया की माँ। माफ कीजिए, मैं इशिदा शोया की माँ हूँ, महिला ने झुककर कहा। वो थी इशिदा मियाको, जो अपने बेटे की लड़ाई की खबर सुनकर घबरा गई थी। जैसे ही उन्होंने शोया की यूनिफॉर्म पर पैर का निशान देखा, उनका चेहरा उतर गया। शोया, तुम ठीक तो हो? वह दौड़कर आई और बेटे को टटोलने लगी। उफ, माँ, मैं ठीक हूँ, शोया ने झुंझलाते हुए कहा। टेक्योची ने दोनों माताओं का परिचय कराया और कहा कि अब निशिमिया शोको की माँ का इंतजार है। थोड़ी देर बाद दरवाजा फिर खुला। अंदर आई एक थकीहारी मगर सधे हुए हावभाव वाली महिला, वही बालों का रंग जो शोको का था, बस लंबे। माफ कीजिए, देर हो गई। वो थी निशिमिया याइको, शोको की माँ। शोको तुरंत क्योसुके के पीछे छिप गई। टेक्योची ने सबका परिचय कराया और घटना समझाई। इशिदा शोया ने निशिमिया शोको को धक्का दिया, जिससे वह गिर गई। फिर होजो क्योसुके ने बीच में आकर शोया को लात मारी। कमरा कुछ पल के लिए शांत रहा। इशिदा, तुम बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। शोया, उसकी माँ ने फटकारा। मैंने उसे मारने की कोशिश की, उसने मुझे लात मार दी, शोया ने बुदबुदाया। टेक्योची ने राहत की सांस ली, कम से कम सच्चाई सामने तो आई। मैं अपने बेटे की गलती के लिए माफी चाहती हूँ, मियाको ने झुककर कहा। मिकिको मन ही मन खुश थी, वाह, मेरा बेटा तो हीरो निकला, लेकिन औपचारिकता निभाते हुए बोली। मेरे बेटे ने भी शायद जरूरत से ज्यादा रिएक्ट किया। कृपया सिर उठाइए। उसी वक्त निशिमिया याइको ने क्योसुके की ओर देखा, गंभीर आंखों से। होजोकुन, तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने मेरी बेटी की रक्षा की, लेकिन आगे से ऐसा मत करना। सब चौंक गए। क्यों? क्योसुके ने सीधा पूछा। क्योंकि अगर तुम हर बार उसे बचाओगे, तो वो कभी मजबूत नहीं बन पाएगी। तुम हमेशा उसके साथ नहीं रहोगे। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। क्योसुके ने शोको की ओर देखा, वो रोने से खुद को रोक रही थी। मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन जब तक उसे मेरी जरूरत है, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा, उसने दृढ़ स्वर में कहा। याइको कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, तुम एक अच्छे बच्चे हो, होजोकुन। लेकिन जीवन इतना सरल नहीं है। क्योसुके मुस्कुराया। आंटी निशिमिया, कोई नहीं जानता भविष्य में क्या होगा। अभी के लिए मैं उसे बोलना सिखाऊंगा, ताकि वो सबकी तरह जी सके। याइको ने सिर हिलाया और बोली, अब चलो, शोको। लेकिन शोको वहीं जड़ हो गई। माँ, उसने रोते हुए कहा। क्योसुके-कुन सही कह रही हैं। आप उन पर क्यों भरोसा नहीं करती? उसकी टूटी फूटी आवाज में इतनी भावना थी कि बिना शब्दों के भी सब समझ गए। शोको, शांति रखो, क्योसुके ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या तुम अपनी नोटबुक चाहती हो? उसकी माँ ने बैग से नोटबुक निकालते हुए पूछा। नहीं, शोको ने पहली बार अपनी माँ को रोक दिया। यही फर्क है आप और क्योसुके-कुन में। वो मेरी बात सुनते हैं, मुझे बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मुझे एक सामान्य लड़की की तरह मानते हैं,
उसकी बातों से सबकी आंखें भर आईं। याए को झुककर उसे गले लगाती है, तुम सच में मजबूत बन गई हो। क्या ये सब होजोकुन की वजह से है? हाँ, शोको ने सिर हिलाया। याएको ने क्योसुके और मिकिको को झुककर धन्यवाद दिया। ऐसा बेटा पालने के लिए धन्यवाद। मिकिको ने आंसू पोंछे, शोको भी बहुत प्यारी लड़की है। फिर याएको ने कहा, होजोकुन, कृपया शोको को और सिखाते रहना। क्योसुके ने मुस्कराकर जवाब दिया, वो मेरी दोस्त है। उसकी खुशी मेरी खुशी है। शोको ने चमकती आंखों से मुस्कुराया। इसके बाद मियाको ने सिर झुका लिया। अपने बेटे की गलती देखकर वो बेहद शर्मिंदा थी। माफ कीजिए निशिमिया-सान, होजो-सान। मैं शोया को अनुशासित करूंगी। शोया, माफी मांगो। शोया, जो अब तक चुप था, आगे बढ़ा और गहरी झुककर बोला, मुझे माफ कर दीजिए, निशिमिया। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। मिकिको बीच में हंस पड़ी, अरे, मेरे प्यारे बेटे को मत भूलो, उसे भी तो मारा तुमने। शोया के दिमाग में तुरंत क्योसुके की वो लात घूम गई। प्यारा? नाजुक? ये तो राक्षस है। फिर भी उसने कहा, होजो, माफ करना। भले ही मैंने तुम्हें नहीं मारा, लेकिन फिर भी। मिकिको हंसी रोकते हुए बोली, चलो, ठीक है। क्योसुके ने बस सिर हिलाया, मैंने तुम्हें माफ किया। लेकिन शोको से ठीक से माफी मांगो। निशिमिया, मैं वादा करता हूं, दोबारा ऐसा नहीं होगा। इस बार उसकी आवाज सच्ची थी। निशिमिया माम बेटी के जाने के बाद मियाको ने फिर सिर झुकाया। मिकिको ने मुस्कुराकर कहा, बच्चे पालना आसान नहीं है। तुम मजबूत मां हो। मियाको ने थकी मुस्कान दी। क्या उसे डॉक्टर के पास ले जाए? क्योसुके ने पूछा। नहीं, हम संभाल लेंगे, मियाको ने जवाब दिया। टेक्योची ने अंत में कहा, ठीक है, मामला यहीं समाप्त समझिए। अपने बच्चों से घर पर बात कीजिए। मिकिको उठीं, चलो, क्योसुके। बाहर जाते हुए उनकी आवाज गूंजी। आज खाना बाहर खाते हैं, ठीक है। इधर इशिदा माम बेटे के बीच खामोशी पसरी रही। माफ करना, मां। मियाको मुस्कुराई, कोई बात नहीं, शोया। मुझे पता है तुमने अपनी गलती समझ ली है। बस यही काफी है। आगे क्या हुआ इसके लिए चैनल से जुड़े रहे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।